नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के 1-to-1 टॉक शो वॉइस ऑफ ब्रांड्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं मार्मो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री आशीष बसिन जी। मार्मो सॉल्यूशन एडेसिव और क्लीनर के क्षेत्र में एक अग्रणीय ब्रांड है। श्री आशीष बसिन जी के मार्गदर्शन में कंपनी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के भविष्य और फ्यूचर प्लान के बारे में जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं श्री आशीष बसिन जी का। नमस्ते आशीष जी। नमस्कार आशीष जी, शिवपुरी से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा? आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। शिवपुरी मेरी जन्मस्थली नहीं है, बट क्योंकि मेरे फादर वहाँ से बिलोंग करते थे, तो हम लोग शिवपुरी में जब गए तो वहाँ जीवन बड़ा संघर्ष भरा था। शिक्षा वहाँ ली, ज़िंदगी को जीना वहाँ सीखा, तहजीब तमीज़ हिंदुस्तान का अपनापन वहाँ सीखा और बहुत कुछ ऐसा सीखा कि वो जीवन काल में एक संघर्ष के रूप में इन्बिल्ट हो गया। 7th क्लास से लेकर एक संघर्ष चालू हुआ, बड़े हुए, धीरे धीरे संघर्ष से निकलना सीखा। फिर एकाएक किसी दोस्त के रीज़न से दिल्ली आना हुआ। यहाँ आके देखा दुनिया बहुत अलग है, क्योंकि शिवपुरी एक बहुत छोटा सा शहर है। वापस गया तो एक दोस्त ने बोला कि शिवपुरी एक तालाब की तरह है और दिल्ली एक समुंदर। तो दिल्ली आए, बट नेचुरल है, जब कोई दिल्ली आता है संघर्ष के लिए आता है तो जीवन संघर्ष और बढ़ जाता है। वो संघर्ष बढ़ा, यहाँ पर नौकरियाँ करी, नौकरी करते करते फिर एक दिन दिल में आया कि नौकरी खुद के लिए करनी है, बहुत हो गया लोगों के लिए नौकरी करना। ये कब की बात है? दिल्ली कब आना हुआ था? दिल्ली मेरा आना हुआ था 2006 में, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा था। वही संघर्ष मुझे दिल्ली में करना था, लेकिन शायद वो ज़रूरतों की पूर्ति मैं कर सकता था यहाँ रहकर। ये उस समय मेरा सोचना था। आया, काम किया और परमात्मा ने शायद मेरे डिसीजन को सही साबित किया और आज मैं एक अग्रणी कंपनी में अपने आप को प्रूफ कर रहा हूँ। फिर ये बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरीके से पहुँचे? देखिए, जब मैं दिल्ली आया तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं। हुआ ऐसा कुछ कि जब मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने एक चीज़ खरीदी जिसे कहते हैं न्यूज़पेपर। राइट। उस न्यूज़पेपर को खोला और उसमें एक जॉब सेगमेंट आता है, तो टिक मार्क्स किए, क्योंकि मेरा पहला प्रोफेशन जो रहा था लास्ट जब शिवपुरी में था तो आई वॉज मेडिकल रैप। एक मेडिकल कंपनी के अंदर मैं रिप्रेजेंटेटिव था, तो मुझे मार्केटिंग का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो मैंने टिक मार्क किए कि मार्केटिंग की कंपनी इसके लिए। मैंने 4 या 5 कंपनी में इंटरव्यू दिया मार्केटिंग के लिए, जिसमें से एक करोल बाग के अंदर कंपनी हुआ करती थी स्टे सनी कॉस्मेटिक। राइट। तो वो एक कॉस्मेटिक की कंपनी थी। उस कॉस्मेटिक कंपनी के अंदर मैं सेल्समैन बन गया। मुझे एक थैला दे दिया गया, उसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट दे दिए गए। राइट। और जर्नी चालू हुई ब्यूटी पार्लर से। उसके बाद मेरा एक दिल्ली का फ्रेंड मेरे को ऐसे मिला, जनरली हमारे बीच कॉन्वर्सेशन हुई। उसने कहा, यार तू ना अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा है, तू इसके लिए नहीं बना है, तो तेरे को किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक बताया, जानकारी बताई कि भाई कंस्ट्रक्शन केमिकल की ऐसे ऐसे एक कंपनी है और उनको किसी पर्सन की ज़रूरत है, सेल्स के बंदे की ज़रूरत है। हमेशा रेडी रहते थे, बैग उठाया और इंटरव्यू देने चले गए। राइट। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पर देखा कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। राइट। जहाँ लोगों को सच्चाई की जानकारी नहीं है, मतलब झूठ बेच दिया जाए और लोग झूठ खरीद लेते हैं।
वो जो बात थी ना, वो मेरे दिल को लग गई, क्योंकि बेसिक लोगों को मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं थी। फिर उसको रीड करना चालू किया, पढ़ा, फिर समझ में आया कि भाई सच बोलना चाहिए। जॉब क्विट करी और खुद का काम चालू किया। चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जिस प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में सेल करते थे, इंडिया के अंदर कोई कंपनी नहीं थी। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। ओके। 2013 में जनवरी में मैंने क्विट कर दिया था जॉब वहाँ से। उसके बाद 2013 जनवरी से मैं स्टार्ट हो गया था कि भाई कैसे इस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एवोल्यूशन लाया जाए, कैसे इसको पीपल्स को एजुकेट किया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। बिजनेस में आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2013 से। शुरुआती तौर पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे, तो वो जो एक दौर था बिजनेस को सस्टेन करने का, स्टेबल करने का, वो दौर कैसा रहा? देखो, जब आप किसी बिजनेस को खोलते हो या ओपन करते हो आप, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो पूरा पेपर वर्क करके बिजनेस को खोलते हैं, एक जो बिजनेस खोल लेते हैं। राइट। इसमें मैं कर सकता हूँ, मेरे ब्लड के जो जीन्स हैं उसने काम किया, बिकॉज मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारे यहाँ ढाबा पहले खोलते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ढाबा कैसे चलाएं। राइट। तो कंपनी खोल दी, ओपन कर दी, मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। संघर्ष बहुत बड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समझाना थोड़ा टफ था, बिकॉज आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरर थे और बाकी जो कंपटीशन था वो विदेशी महकमे से था। अब विदेशी महकमा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हिंदुस्तान के अंदर ये एक शुरू से मिथ रही है कि अगर प्रोडक्ट हिंदुस्तान से बाहर का है राइट, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और जो हिंदुस्तान में बन रहा है शायद उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको ये है कि इंडिया में क्वालिटी नहीं बनती है, कंज्यूमर को ये लगता है कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है। राइट। कि आज अगर अच्छा माल आ रहा है तो शायद कल अच्छा माल ना आए। तो हमने इन सब चीज़ों को रीड किया, हमने यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझा, उनके इमोशंस को जाना, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी पूरे वर्ल्ड में अपने इमोशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। राइट। कि हम लोग इमोशनल हैं, एक दूसरे से आज भी अटैच हैं कहीं ना कहीं। हमने समझा, हमने उनकी तकलीफ़ों को समझा, हमने ये समझा कि वो लोग कहाँ पर प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, उनका जो सोच है उनके विश्वास में कन्वर्ट किया। राइट। और आज हमें मान सकते हैं कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। राइट। और समझ है कि और बेहतर करेंगे। डेफिनेटली यू विल। आशीष जी, शुरू से ही आपने एथिक्स को लेके कंपनी को बिल्ड किया है, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हाई है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। इन सारे कम्बिनेशंस को अगर लेके हम चलते हैं, तो जो भी चैलेंजेस आए थे शुरुआती दौर पे, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? देखिए संदीप जी, एक ज़िंदगी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे तो परेशानियां भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नेगेटिव होने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हो सकता है आज नहीं निकाल सकते, कल निकाल सकते हैं, कल नहीं निकाल सकते, परसों निकाल सकते हैं, पर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ एक ही है, मैं चीज़ों को निगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। अगर मेरी कोई गलती भी होती है तो मैं उसको भी पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि मेरे से ये गलती अगर हुई है तो इसके अंदर जो मैंने सीखा है वो दोबारा ना हो। शानदार सर, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और है। शायद अभी पिछला जो एक साल गुजरा है पूरी इंडस्ट्री के लिए, उसी पॉजिटिविटी ने हम लोगों को आज सस्टेन करके रखा मार्केट में। सर, लॉकडाउन का जो पीरियड था वो आपके लिए किस तरीके से गुजरा है? कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया?
देखिए, लॉकडाउन भारतीय नहीं पूरे विश्व की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर था टाइम। लेकिन इसमें मैं अगर कहूँ तो हिंदुस्तान में मैंने जो बोला कि एक अपनापन है, एक इमोशन बिल्डअप है। हम लोगों ने, आज मैं अगर बात करूं तो मेरी कंपनी के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि एम्प्लॉइज़, हम सब लोग एक परिवार हैं, हम लोग एक सदस्य हैं। सबने एक दूसरे का सपोर्ट किया, मेहनत करी, और इसमें उन लोगों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया कि जो हमारे कंज्यूमर थे। मैं अगर कहूं तो डिजास्टर जो हिंदुस्तान के अंदर निकला, कोविड का जो टाइम निकला, या आज जो बिजनेस चल रहा है सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डिजास्टर कहूं, मैं इसको डिजास्टर वर्ड यूज नहीं करूंगा। हाँ, नेचुरल सी बात है कि जो लास्ट ईयर किया वो इस ईयर कोई भी नहीं कर सकता है। राइट। लेकिन हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ ने, भारत के लोगों ने एक दूसरे की भरपूर मदद की है इसमें। सपोज मैं बात करूंगा कि जहां से मेरा मटेरियल आता था उसने मुझे सपोर्ट किया, जहां मैं मटेरियल सेल करता था मैंने उसको सपोर्ट किया, जो मेरा मटेरियल यूज करता था उसने मुझे सपोर्ट किया। तो आपस के सपोर्ट से ये समय बड़े इत्मीनान के साथ ब्यूटीफुली निकल रहा है। राइट। आशीष जी, आपके पास स्टोन्स, मार्बल, टाइल्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, जैसे हमारी बात हुई संदीप जी कि मैंने अपनी नौकरी जो चालू करी थी वो ब्यूटी प्रोडक्ट से चालू करी थी, आपने भी बोला। तो वहाँ हम ह्यूमंस को ब्यूटीफुल बनाते थे या हम स्टोन को ब्यूटीफुल बनाते थे। राइट। तो मेरी फील्ड चेंज नहीं हुई है, फील्ड मेरी आज भी वही है कि मैं पहले इंसानों को खूबसूरत बनाने का सामान सेल करता था, आज पत्थरों को खूबसूरत बनाने का सामान हम लोग या आर्टिकल्स या मटेरियल्स हम सेल करते हैं। संदीप जी, जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है ना तो वो पहले ये समझता है कि मार्केट की डिमांड क्या है। तो हमने मार्केट की डिमांड समझी। तो मार्केट को जो चाहिए था वो चाहिए था कुछ अलग। वो अलग कैसे? वो अलग ऐसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूज़र जो है, यानी यूज़र का मतलब मैं मानता, जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्टोन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स। राइट। तो हमने उनसे आउटपुट लिया कि उनको क्या चाहिए, तो शुरुआत करी। तो शुरुआत हुई तो भाई हमारी फील्ड के अंदर स्टोन को पेस्ट करने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत थी मार्केट में। तो हमने एडेसिव्स बनाए। फिर स्टोन्स की प्रॉब्लम्स होती थी कि उसके अंदर क्रैक्स आते हैं, उसके अंदर पॉलिशिंग रिटेन नहीं रहती है, उसके अंदर पिट्स होते हैं, तो उसके लिए हमने फिलर्स बनाए। फिर हमने हमारी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे हम किसी भी लाइमस्टोन, यानी जो लाइमस्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको हार्डन करते हैं और हार्डन करने के बाद पॉलिश करते हैं। तो इंडियन एनवायरनमेंट में जो एक चैलेंज था सॉफ्ट मार्बल को मेंटेन रखने का, राइट, उसको हमने बखूबी प्रॉब्लमेटिक सॉल्व कर दिया। उस सारी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन लाया कि ताकि जो फ्लोर है उसका लो मेंटेनेंस पे भी ग्लेज नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जनरेशन नई है, तो हमने उसको अपना माना जनरेशन को, और हमने एक स्लोगन के साथ स्टार्ट किया, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो और एजुकेट हो जाएगी कि किस तरीके से राइट इसको हम लोग बखूबी यूज़ करें। और मैं एक भारतीय कंपनी हूँ, इंडियन मैन्युफैक्चरर हूँ, तो देश को मजबूती देने के लिए राइट उतने ही मजबूत हमने एडेसिव्स बनाए। शानदार। क्योंकि एडेसिव का जो बेसिक यूज़ है वो बिल्डिंग्स में है, और बिल्डिंग्स में जो बेसिक यूज़ है वो एक्सटीरियर में है। राइट तो जब बिल्डिंग मजबूत बनेगी तो देश मजबूत बनेगा। राइट तो ऐसे ही हमने अपने एडेसिव्स के अंदर ऐसी मजबूती डाली कि एक बार अगर आप पेस्ट करेंगे विद द राइट प्रोडक्ट्स तो वो मजबूती कहीं जाने वाली नहीं। राइट राइट आपने बिल्कुल सही मेंशन किया आशीष जी। एक्सटीरियर को ज़्यादा लोग देखते हैं इंस्टीड ऑफ इंटीरियर, बिकॉज रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान आपका एक्सटीरियर देखता है, तो डेफिनेटली वो मजबूत होना चाहिए। आज आशीष जी, अगर हम मार्केट में बात करें तो जो अदर्स प्लेयर हैं उनके मुकाबले मार्मो सॉल्यूशन
कैसे अलग है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन और प्रोडक्ट में जिस तरीके से हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आपने क्या अलग रखा है? संदीप जी, यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम सब एक हैं। देखिए, मैं कोई यहाँ सेल्स के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं एक बहुत प्यारी सी आपको बात समझाऊंगा कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको कोई सेल्स का बंदा नहीं बनाता है, कोई सेल्स का व्यक्ति नहीं बनाता है। उसके पीछे बहुत सी मेहनत लगी होती है साइंटिस्ट की, राइट, टेक्नीशियंस की। तो मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरा प्रोडक्ट किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट से बहुत बेहतर है। बेहतर वर्ड जो होता है ना, वो होता है कि जो राइट प्रोडक्ट फॉर राइट एप्लीकेशन। राइट, हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग अपना मटेरियल एज अ प्रोफेशनल वे मार्केट में प्रमोट करते हैं। अदर कंपनीज जो हैं वो मटेरियल्स को, अगर मैं बात करूं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू सेल करती हैं। राइट, हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू नेटवर्क सेल नहीं करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि आप समझिए, लाइक मैं अगर एक आपको एग्जांपल दूं कि मेडिसिन जो हैं वो मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं तो ही वो जेन्युइन है, क्योंकि आपको मालूम है किस बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन है। राइट, तो अगर आप किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे मुझे खांसी है, तो वो आपको खांसी की दवा देगा। अगर आप कहेंगे बुखार है तो वो बुखार की दवा देगा। राइट, सेम होना चाहिए इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि जब एक क्लाइंट अपनी एप्लीकेशन बताता है कि साहब, जैसे आपने बोला कि एक्सटीरियर एक बहुत ही वास्ट एरिया होता है और हर बिल्डिंग का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो वो बाहर पत्थर लगा रहा है, वो टाइल लगा रही है, वो कभी जिंदगी में फॉल नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। राइट, राइट, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक दुकान के पास माल लेने जाते हैं तो वो टेक्निकल नहीं है, वो एक कमर्शियल हब है। वो ये देखता है कि क्लाइंट की पॉकेट क्या अलाउ करती है। राइट, हमारी कंपनी क्लाइंट की पॉकेट तो देखते ही है कि नहीं भाई, उसकी पॉकेट कमर्शियल भी मैटर रहता है, पर हम उसको पहले एजुकेट करते हैं कि सर, अगर आप एक्सटीरियर में पत्थर लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट ये होना चाहिए, इससे लगना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए, ताकि जब कोई भी पर्सन उस बिल्डिंग से नीचे निकल रहा हो तो उसके मन में ये फियर ना हो कि ये पत्थर गिर सकता है, ये पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकता है। कंक्लूड करूं तो, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, मुझे मेरे भारतीय लोगों की जीवन की कीमत पता है। राइट, हर आदमी यहाँ संघर्ष कर रहा है, और आप समझिए कि अगर एक बिल्डिंग में एक्सटीरियर में पत्थर लगा है और वो किसी स्टूपिडिटी की वजह से, किसी एक शॉप की स्टूपिडिटी से गिरता है और उसके नीचे कोई भी कैजुअलिटी होती है, तो नोबडी विल लाइक टेक अ जिम्मेदारी, वो नहीं लेगा। यस, तो यहाँ पर राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कराना जरूरी है, तो वो हमारी कंपनी करती है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं, दे ऑल आर लाइक बिजनेस पार्टनर। हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन हब है। राइट, राइट। आशीष जी, आपने सेफ्टी की बात की, एप्लीकेशन की बात की, एजुकेशन को आपने मेंशन किया। मार्मो सॉल्यूशन आज इन सब के लिए क्या एफर्ट डालता है मार्केट के अंदर? आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को, एप्लीकेटर को किस तरीके से स्किल करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? संदीप जी, पहली बात तो समझिए कि मेरे लिए ये कंपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अब मेरी एक हॉबी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी के मालिक की वो जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट है वो एक हॉबी बन चुका है। और हम अगर अपना जर्नी को कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 2013 में और आज हम 2021 में हैं, तो अगर हमें लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो सिर्फ एक ही वजह से जानते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सेल्स ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। तो जब बात होती है सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, तो हम पर्सनली जाके एजुकेट करते हैं, सैम्पलिंग्स करते हैं साइट पर जाके, राइट, लोगों को समझाते हैं, उसमें इफ एंड बट भी आते हैं, लेकिन जब चीज़ें कैलकुलेटिवली सही हो जाती हैं तो हमें बिजनेस मिलता है। आशीष जी, आपने जैसे मेंशन किया सर्विस ओरिएंटेड, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको कैसे लेते हैं और वो आपके लिए प्रोडक्ट इनोवेशन में कितना हेल्प करता है? देखिए, यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। जैसे आपने बात करी R&D,
R&D जो होती है ना, वो एक रूम के अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है। सपोज मैं कोई भी एक मटेरियल बनाने की बात करूं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मटेरियल को बना दिया जाता है। बट प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप जम्मू कश्मीर में जाते हो तो टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है। राइट। और जब आप जैसलमेर में पहुँचते हो तो टेम्परेचर 50 पे पहुँच जाता है। और जहाँ बात करते हैं आप प्रॉब्लम्स की, देखिए मैंने पहले ही बोला कि जब आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स आपकी लर्निंग है, क्योंकि नोबडी विल बी परफेक्ट। मेरे हिसाब से दुनिया में परफेक्ट वर्ड जो है वो एक मिथ है, क्योंकि आप डेली कुछ नया सीखते हैं और उसको परफेक्शन में लाके परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। राइट। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। तो सर्विस ओरिएंटेड में सबसे पहली प्रायोरिटी जो आती है वो आती है प्रॉब्लम्स। हम लोग सेल्स को सेकेंडरी मानते हैं, प्राइमरी हमारे लिए प्रॉब्लम है। राइट। क्योंकि आज मेरी जो कंपनी बनी है वो प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया तो बनी है। मार्केट में बहुत से ब्रांडों ने और भी कोशिश करी, पर उन्होंने हमेशा प्राइमरी रखा सेल्स को, हमने प्राइमरी रखा प्रॉब्लम्स को। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं तो आपका विश्वास मेरी तरफ ज्यादा होगा, बढ़ भी जाएगा। और अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करता हूं और आपकी प्रॉब्लम को दरकिरार कर देता हूं तो आपका मेरे पे विश्वास नहीं बनेगा। तो मार्मो सॉल्यूशन जो है उसने अपने नाम को इसलिए मार्मो सॉल्यूशन रखा कि मार्बल के सॉल्यूशन, जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है, बिना प्रॉब्लम के तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो हमने पहले प्रॉब्लम समझी फिर सॉल्यूशंस लाए। डिफरेंट मार्केट को मेंशन किया अभी। आज मार्मो सॉल्यूशन इंडिया में कहाँ अवेलेबल है, किस मार्केट में आप पहुँचे हैं? क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर की रिसर्च टीम हम लोग टियर 2 टियर 3 मार्केट पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, अलग अलग मार्केट में पहुँच रहे हैं। तो मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आज वास्ट एरिया पे मार्केट फैल रहा है। तो अभी आप कहाँ पहुँचे? देखिए संदीप जी, ऑलमोस्ट हर मेट्रो सिटीज़ में हम अवेलेबल हैं, जिसको टाइप 1 सिटीज़ हम लोग कहते हैं। और हम लोग धीरे धीरे टाइप 2 और टाइप 3 सिटीज़ की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं। मैं मतलब हमेशा सच के पैरामीटर्स पे चलता हूँ। तो सच्चाई ये होती है कि जैसे जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे आपको अपनी सप्लाई चेन भी बढ़ानी पड़ती है। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को 1 गिलास पानी चाहिए और मेरे पास आधा गिलास पानी है और मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि सर आधे से काम चला लो। तो ऐसा नहीं होता है। राइट। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइप 2 टाइप 3 सिटीज़ में पहुँचने के लिए अपना एक संघर्ष है। टाइप 1 सिटीज़ में पहुंचने के लिए क्या होता है, लाइक आप ट्रांसपोर्टिंग की बात करते हैं इंडिया के अंदर, या अदर स्टफ्स की ज़रूरत की बात करते हैं तो ईजिली अवेलेबल है। राइट। टाइप 2 टाइप 3 में अभी वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इंडियन कंपनी है, सॉल्यूशन हमें हर घर तक पहुंचाना है। और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हर सिटीज़ में पहुँचे। लेकिन अगर आपको एक कैलकुलेटिव बताऊँ तो हम लोग साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में काफ़ी स्ट्रांगली अब मूव कर रहे हैं। राइट। दिल्ली एनसीआर एक तरह से मान के चलिए कि राजा का जो ताज होता है तो वो दिल्ली एनसीआर है हमारा। राइट। पर राजा की जो पोशाक में है अगर मैं बात करूंगा तो जो हीरे लगे हुए हैं तो वो आपका पंजाब, हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हैं। राइट। गुजरात में करीबन 30% हम लोग बहुत एग्रेसिव हैं। अभी हम लोग और एग्रेसिवली चल रहे हैं, बिकॉज आप भी समझते हैं, जो आपने मेरे से बात की कोविड की वजह से, तो कोविड की वजह से सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में एक जो नेल लगा है वो ये लगा है कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी शॉर्ट है। और अगर मेरी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है तो मुझे मार्केट की पूर्ति करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। राइट। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि जहां मेरा बिजनेस है वहां के क्लाइंट परेशान ना हो। राइट। उनको अवेलेबल हम लोग मिलें। मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट ईयर में अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग पूरा का पूरा कवर कर देंगे। राइट। आशीष जी, आपने मेंशन किया आप ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं।
डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है? अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आज मार्मो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है? संदीप जी, ऑल ओवर इंडिया के बाद हम जब बाहर गए तो हमारी पहली जर्नी स्टार्ट हुई दुबई से। हमने दुबई में अपना माल एक्सपोर्ट किया और दुबई के बाद फिर हमने नेपाल किया। नेपाल के बाद अभी रिसेंटली हम लोग श्रीलंका मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। दोनों मार्केट अपनी जगह हैं। एक्सपोर्ट का एक अपना सिस्टम है, इंडियन मार्केट का एक अपना सिस्टम है। अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं थोड़ा सा, तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई डील क्लोज करने जाते हो तो वहां का जो पैनल है उनका एक क्राइटेरिया सेट होता है, उनके पैरामीटर सेट होते हैं। तो वहां आपको क्या होता है, उस पैरामीटर्स की रिपोर्ट देनी होती है अपने प्रोडक्ट की, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वो कंपनी कराती है आपके प्रोडक्ट का। अगर वो मैच है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है ऑन द कमर्शियल। देखिए, कमर्शियल हर जगह आता है कि अगर आप किसी से लोअर हैं प्राइसेस में तो नेचुरल सी बात है आपको ऑर्डर मिलता है और वो लोग समझते हैं। इंडिया के अंदर एक चैलेंज है, इंडिया के अंदर चैलेंज ये है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मांगता नहीं है। जो आपने बोल दिया उसको सच मान लिया जाता है। आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, कोई मतलब आप समझ रहे हैं बात। इंडियन मार्केट थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा टफ हैं। दूसरा, जो मेंटल लेवल है इंडियन सोसाइटी का, जब तक वो सही नहीं होगा कि इंडियन प्रोडक्ट भी खूबसूरत हो सकता है, इंडियन प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, इंडियन प्रोडक्ट में भी जान हो सकती है, राइट। जब तक ये साइकोलॉजिकल थिंग सही नहीं होगी तब तक जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो और ग्रो नहीं हो सकती। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि यहाँ आपको हर 5 मिनट में प्रूफ करना पड़ता है। वहाँ अगर आपने एक बार आपको प्रूफ कर दिया तो आपके बिजनेस की चैन ऑटो मोड पे आ जाती है। राइट। यहाँ आपको हर सेकंड आपको प्रूफ करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर जो वर्क होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में होते हैं। राइट। इतने प्रोफेशनल वे में होते हैं कि आपको वहाँ पर ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल दूँ, बिल्डिंग बन रही है, सिविल का प्रॉब्लम है, सिविल का प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई करने के लिए कहोगे तो एक प्रॉब्लम है। मतलब अगर सपोज मैं एक एडेसिव की बात करूँ तो एडेसिव में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई जो कॉम्बिंग होनी चाहिए वो 5 mm से लेकर 15 mm तक के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ 35 mm लग जाता है तो प्रोडक्ट फॉल्ट हो जाता है। राइट। बाहर मार्केट में, अदर कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, दुबई में आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। दे नोज कि 5 mm की ट्रैवलिंग होती है, 5 mm में ही तो वो अपने सिविल स्ट्रक्चर को वैसा रखते हैं। अगर आप बात करेंगे नेपाल की, इवन द नेपाल इज मोर बेटर इन सिविल। वो लोग जो सिविल करते हैं वो जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिकमेंडेड इतने पर्टिकुलर सरफेस के लिए है, तो उसको करते हैं। यहाँ वही अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाहते हैं कि लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां रिजॉल्व हो गई ना, तो चाहे मेरा प्रोडक्ट हो चाहे मेरे कॉम्पिटिटर जिसको आप बोलते हैं, मैं बिजनेस एसोसिएट बोलता हूँ, बिजनेस पार्टनर्स बोलता हूँ, हम दोनों के प्रोडक्ट सही हैं। राइट। मेन है एप्लीकेशन। हमारी इंडस्ट्री में जो एक ही प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एप्लीकेशन सही नहीं हुई तो सबके प्रोडक्ट खराब है, और अगर एप्लीकेशन हो गई तो सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं। राइट। अगर वो राइट प्रोडक्ट है फॉर दैट एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को कैसे ठीक किया जाए? आपको मालूम होगा कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था गुलामी से, तो कैसे आज़ाद हुआ था। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था और वो निकल पड़े थे। राइट। धीरे धीरे वो भीड़ इकट्ठी हुई और देश आज़ाद हुआ। राइट। तो मैं भी यही बोलूँगा कि आज के यूथ को नौकरी करने के जगह एवल्यूटेड होना चाहिए, जिसको आप स्किल कह रहे हैं, स्किल इंडिया, तो उसको अपने स्किल को पहचानना चाहिए और इंडस्ट्री में आके लोगों को एजुकेट करके खुद भी बिजनेस ले और लोगों को भी बिजनेस दे। राइट। जिस दिन ये हो जाएगा, किसी को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होगी, किसी को जॉब की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जॉब क्रिएटर होगा। यही डिफरेंस तो इंडियन मार्केट में और अदर कंट्रीज मार्केट में। वहां पर एक वर्ड बार बार सुनने में मिलता है, एंटरप्रेन्योर। यस। इंडिया में बहुत रेयर मिलता है, और जब इंडिया में एंटरप्रेन्योर का जब वर्ड मिलता है तो उसको क्या होता है कि बहुत हाईलाइटेड दिखाया जाता है, क्योंकि वो
1000 में से एक होता है। राइट पर अदर कंट्रीज में आप देखेंगे तो एक बच्चा भी एंटरप्रेन्योर होता है। राइट तो हमें वो सोच से समझना पड़ेगा कि हम 100 अगर 31, 135, 150 करोड़ की आबादी है, अगर हर बच्चा एक चीज समझ ले कि उसे नौकरी खुद के लिए करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यस राइट राइट। वो एवल्यूट होगा। आशीष जी, अधेसिव और क्लीनर का जो मार्केट है आज इंडिया में, ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है और ये किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है इन फ्यूचर? देखिए, इंडिया में कोई भी मार्केट है वो बहुत ही ग्रो कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन तो खासकर। क्यों? नेचुरल सी बात है कि पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में रहने के लिए घर भी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए तो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो इस इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात है नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा कि एडेसिव्स, सीलर्स, फिलर्स, क्लीनर्स, ये डेली यूज़ की चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आप टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट एक डेली यूज़ है, तो ऐसी क्लीनर एक डेली यूज़ है। आज आप अगर मैं एक एग्जाम्पल में बोलूँ कि आप हार्पिक यूज़ करते हो तो वो क्लीनर है। राइट आज आप लाइजोल यूज़ करते हैं तो वो एक क्लीनर है। आप अदर कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी चीज़ों का आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो क्लीनर है, सोप यूज़ करते हो वो क्लीनर है। तो इंडस्ट्री तो ग्रो हो ही रही है, हर चीज़ में हो रही है। जहाँ तक मैं स्टोन इंडस्ट्री की बात करूँ तो हाँ, एक टाइम था जो इस इंडस्ट्री को लोग समझते नहीं थे। अब समझ रहे हैं, बहुत सी कंपनियाँ आ रही हैं, हमारे से पहले भी बहुत सी कंपनियाँ थी, आज हमारे बाद भी बहुत सी कंपनियाँ आ रही हैं। अगर मैं नेटवर्थ अगर बात करूँ, एक आइडियोलॉजी है, मेरा व्यू है, मुझे नहीं मालूम मैं कितना क्लोज हूँ और कितना नहीं हूँ, बट ये इंडस्ट्री जहाँ तक मुझे लगता है ये 4 से 5 हज़ार करोड़ की एक इंडस्ट्री है। राइट मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है, जिससे लोगों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की एक कैपेसिटी आ सकती है। आशीष जी, आज अगर हम आज से 5 साल बाद की बात करते हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मार्मो सॉल्यूशन को लेकर? मैं आज की बात करूं, मैं प्रेजेंट में जीता हूं, मैं कभी भी फ्यूचर में जीता नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि अगर आप पॉजिटिवली अपना 100% देते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और पॉजिटिव पीक पे ही पहुंचेंगे। फ्यूचर में हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, फ्यूचर के लिए रेडी करें, क्योंकि आज जो स्टोन है कल कौन से स्टोन होंगे, कल क्या इंडस्ट्री होगी, तो उस क्या चैलेंजेस होंगे, तो उसके लिए हम अपनी लर्निंग चालू कर रहे हैं। बाकी बिजनेस को लेके ना तो हमने कभी अपना फ्यूचर सोचा ना हम सोचते हैं, क्योंकि हम लोग फिगर ओरिएंटेड कंपनी है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, मेरे को 180 रुपये से मैं आया, आज कितने पे हूँ। एक जनरल वे में अगर मैं बात करूँ कि हाँ CR उसमें हूँ, तो वो मुझे मालूम नहीं है, मैं उस पर ध्यान भी नहीं लगाता। राइट मेरा मोटो है कि मैं लोगों को सॉल्यूशंस दूं, लोगों के साथ 1 to 1 हूँ। Thank you so much, Ashish ji. It was really warming and inspiring session. Thank you so much for your time, sir. थैंक यू।